नमस्ते क्लास। आज हम लोग पांचवा क्लास 10th नेशनलिज्म इन इंडिया का पांचवा वीडियो। जो बच्चे आज पहली बार देख रहे हैं उनको पुराना वीडियो देखना चाहिए। फॉर दैट दे सब्सक्राइब माई चैनल, रेगुलर अपडेट रहना चाहिए हमारे साथ, तो आपको बेनिफिट होगा। ठीक, हम लोगों ने ऑलरेडी 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। हिस्ट्री में सबसे आसान अपने दिमाग को ये समझा लेना होता है कि जब भी हम मन में आए कि एक चैप्टर पढ़ा गया था हिस्ट्री, तो मन में बाप रे ना निकले कि बाप रे कितना पढ़ना था। 4 दिनों के बातों को हम लोग फटाफट समराइज करते हैं। फर्स्ट डे हिस्ट्री, कहाँ का हिस्ट्री पढ़ना है? इंडिया का पढ़ना है, आज़ादी की बातें पढ़नी है। तो हमारा हिस्ट्री 1920 के अराउंड में स्टार्ट होता है। पहला टॉपिक था कि उस समय जो माहौल बन रहा था फॉर नेशनलिज्म मूवमेंट, जो गांधी जी आने वाले हैं और उनको उन लोगों का साथ मिलेगा जो काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी कष्ट में हैं, वही सपोर्ट करेंगे। तो उनके कष्टों का रीज़न हम लोगों ने पहले पढ़ा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इफ़ेक्ट, नेचुरल डिजास्टर का इफ़ेक्ट उनको कष्ट दिया था। गांधी जी का आना, बिहार, गुजरात, अहमदाबाद, छोटे छोटे मूवमेंट, रॉल्ट एक्ट का आना, जिसमें जो हमारे नेता थे, जो हमारी बातों, जो हमें अंग्रेज़ों के जुल्मों को बताते थे, अंग्रेज़ों के द्वारा किया गया जो भी कुछ था उनका विरोध करते थे शांत तरीके से, गांधी जी के तरीके से। उनको उस एक्ट के तहत बिना कोई ट्रायल का जेलों में भरने की कोशिश, इस बात को लेकर गांधी जी ने कर दिया पूरे देश में देशव्यापी आंदोलन। फर्स्ट टाइम इस आंदोलन में एक जालियांवाला बाग का कांड हो जाता है और गांधी जी अपने फर्स्ट मूवमेंट को रोक देते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो हम लोगों ने देखा गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट भी एक चल रहा था। छोटे छोटे कई आंदोलन को आपस में जोड़ने की बातें स्टार्ट किए गांधी जी। तो खिलाफत मूवमेंट में एक र्यूमर चला था कि इस्लाम धर्म को ख़त्म होने की बात की जा रही है। उसके अगेंस्ट गांधी जी ने उन लोगों को आपस में मिलाया और बोला कि चलो साथ में मूवमेंट करते हैं। और कैसा मूवमेंट करते हैं? तो एक छोटा सा कंसेप्ट आया कि चंद मुट्ठी भर अंग्रेज किस प्रकार हम लोगों पे राज कर सकते हैं, तो वो हमारी बिना हमारे सहायता के नहीं हो सकता है। तो क्यों नहीं हम लोग अपने सहायता को बंद कर दें, अपने हेल्प को बंद कर दिया जाए। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया गया, जिसमें खिलाफत मूवमेंट का भी इशू रखा गया, जालियांवाला बाग भी बात रखा गया और पूर्ण स्वराज की मांग हुई। शब्द स्वराज मार्केट में चलने लगा। कई सारे नेता इसमें इन्वॉल्व थे। कांग्रेस पार्टी लास्ट में इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में आई। उसका कारण था कि वो जो रोल प्ले करते थे सोसाइटी के लिए अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, वो उनके असेंबली में बैठकर वहाँ के मेंबर बन के वहाँ पर काम करते थे। अब अगर उन्हें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का सपोर्ट करना पड़ेगा तो वो जो एक तरह का फेवर था वो उनको छोड़ना पड़ेगा। अब वहाँ कोई विरोध करने वाला नहीं है, इसलिए वो लोग स्टार्टिंग में नहीं आ रहे थे, लेकिन बाद में आ गए। कंप्लीट और आगे बढ़ते हैं। प्रोग्रेस ऑफ दिस मूवमेंट, प्रोग्रेस कैसा प्रोग्रेस रहा? तो प्रोग्रेस रहा कि धीरे धीरे हमारा आंदोलन कमजोर पड़ने लगा। क्यों? तो हम लोगों के पास अल्टरनेटिव नहीं थे। किसके अल्टरनेटिव? ब्रिटिश गवर्नमेंट के गुड्स एंड सर्विसेज का, जो भी वस्तुएं थी उसके हमारे पास कुछ ऑप्शंस नहीं था। अल्टरनेटिव इंडियन नहीं था, अगर था भी तो काफ़ी महंगा था। ठीक, तो लोग टूटने लगे। लेकिन इसका पॉजिटिव पॉइंट भी निकल के आया कि इस चक्कर में हमारा इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रांग होने लगा।
इंडियन इकोनॉमिक भी उस समय बनना स्टार्ट हो गया, इंडियन सेठ भी इमर्ज्ड होने लगे देशभक्ति के साथ। डन। और आगे बढ़ते हैं। एस्पेक्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, क्या एस्पेक्ट था? तो एस्पेक्ट में मतलब स्वराज का मीनिंग क्या सभी लोगों ने एक तरह से लिया था? बिल्कुल नहीं। जो टाउन के लोग थे, जो गांधी जी से काफ़ी कनेक्टेड थे, तो उनके ऊपर साफ साफ प्रभाव था कि ये क्या है। तो दे आर लुकिंग फॉर व्हाट? स्वराज, नो इश्यू। बट इन कंट्री साइड दे परसीव डिफरेंट वैल्यूज, डिफरेंट इंफॉर्मेशन। व्हाट दे थिंक अबाउट स्वराज? कि फ्री लैंड, नो टैक्सेस, नो प्रॉब्लम, किसी प्रकार का किसी के द्वारा हमारे ऊपर कोई भी कष्ट नहीं होगा। जिसमें मेन रूप से जो गांव के लोग थे, तो उनके सामने विलन के रूप में अंग्रेज नहीं खड़ा था, जमींदार खड़ा था। जमींदार के पीछे अंग्रेज खड़ा था। अंग्रेज जमींदार से पैसा मांग रहा है और जमींदार गरीबों से पैसा मांग रहा है। सामने जो पड़ा है गरीबों के सामने, वो उनके लिए विलन है, तो वो उनके अगेंस्ट समझ गए थे। छोटे छोटे लीडर्स, बाबा रामचंद्र, रामदेव फिर आ रहा था, अलोरी सीताराम राजू मैजिक मैन, दो नाम भी आपको बता दिए गए। डन। ठीक। प्लांटेशन वाले में एस्पेक्ट क्या था? तो वो लोग भी बागानों को छोड़ के चले गए थे, लेकिन पहुंच नहीं पाए घरों पे, वापस अपने जगह पे पहुंच गए। और एक कांड हो गया, चौरी चौरा कांड गोरखपुर में। उसके बाद गांधी जी ने बंद कर दिया आंदोलन को। गांधी जी ने आंदोलन बंद किया तो लोग काफ़ी नाराज़ हो गए, किसान काफ़ी नाराज़ हो गया कि ना फ़ायदा हुआ नहीं, गांधी जी ने आंदोलन बंद कर दिया, हम लोग को स्वराज मिला। आपको स्वराज मिल गया होगा शायद, लेकिन हम लोगों को कुछ विशेष बेनिफिट नहीं मिला, ये प्रॉब्लम था। डन। कांग्रेस अनहैप्पी, लेकिन कहीं समहाउ लोग जुड़े हुए थे। 5 मिनट लगता है 4 दिन के क्लासेस को समराइज करने के लिए। पर डे मेरे साथ समराइज कीजिएगा तो उतना भी नहीं लगेगा आपको। ठीक। अब आगे देखिए, अब बातें होंगी कि 1920 और 1930 10 सालों के अंदर बड़े बड़े हाईलाइटेड पॉइंट्स रेज हुए। कुछ ऐसे भी हाईलाइटेड पॉइंट रेज हुए जो इंडियन नेशनलिज्म में हेल्प आउट करता है। तो सब नहीं पढ़ाया है किताब, लेकिन की पॉइंट हम भी आपको लिखवाना स्टार्ट कर देते हैं। फ्रेश हेडिंग दीजिएगा, ड्यूरिंग 1920s to 1930। बारिश होगा जोर से। ड्यूरिंग 1920s to 1930, कंडीशंस ऑफ इंडिया। ठीक। देश की स्थिति क्या जानने की कोशिश करते हैं। 10 सालों का जो हिस्ट्री है उसे हम पॉइंट में देना शुरू करते हैं। नंबर 1, फर्स्ट वर्ल्ड वार कंप्लीट हो चुका था। किसी भी बड़े वर्ल्ड वार का असर पड़ता है, कोरोना का असर पड़ता है। कोरोना अभी है तो बहुत तकलीफ में हो, कोरोना ख़त्म भी हो जाए, पता नहीं कब ख़त्म होगा, उसके बाद भी तकलीफ रहेगा। वर्ल्ड डिप्रेशन में जाने वाला है, खाली आदमी नहीं, पूरा वर्ल्ड डिप्रेशन में जाएगा। जिसको मरना है मर ले। कमज़ोर लोगों के लिए ये दुनिया नहीं है। ठीक। तो वर्ल्ड डिप्रेशन में जाने वाला है। आप डिप्रेशन में बैठे हुए हैं, पता नहीं क्यों। आप, कई सारे बच्चे हैं जो डिप्रेशन में बैठे हुए हैं, क्या होगा मेरे पढ़ाई का? इतना बड़ा पढ़ाई समझ लेते हो सब। आओ हिस्ट्री पढ़ते, हिस्ट्री सीखते हैं। तो पूरा वर्ल्ड डिप्रेशन में था। तो ये पहला मेजर पॉइंट था, इसको जोड़ सकते हो। जब वर्ल्ड डिप्रेशन में रहेगा तो पैसे का दिक्कत होगा, जब पैसे का दिक्कत होगा तो बहुत सारी बातों को तुम खुद जोड़ सकता है। ठीक। तो पहला पॉइंट लिखिएगा, कंडीशंस जो था इंडिया का, लिखिएगा नंबर 1, लिखिएगा वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। नंबर 2, इसी का असर, जब डिप्रेशन का मतलब ये होता है ना कि पैसे नहीं हैं लोगों के पास, लेकिन एक किसान है वो खेती तो कर रहा है, और वो खेती कर रहा है और फसल उगा रहा है। फसल इसलिए उगा रहा है कि उसको ऐसा उम्मीद है कि फसल को बेचेगा तो उसे काफ़ी अच्छा पैसा मिलेगा, और उस पैसे से वो जो करना हो कर लेगा। लेकिन जब मार्केट में लेके जाता है अपने सामानों को, अपने
एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को, तो उसे पता चलता है कि यहाँ तो खरीदने वाला ही कोई नहीं है, तो मजबूरी में उसे सस्ता दाम पे बेचना पड़ेगा। जब खरीदने वाला ही कोई नहीं होता है तो प्राइसेस गिर जाते हैं। तो जो एग्रीकल्चरल प्राइसेस था वो गिर गया, कम हो गए। हमें सिर्फ लोगों का कष्ट बढ़ाना है। जितना ज़्यादा कष्ट बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा लोग फाइट के लिए आगे आएगा। लड़ाई होगी, एक लंबी लड़ाई होगी, और कहीं उसमें भविष्य बन सके, अपना तो नहीं लेकिन आने वाले बच्चों का भविष्य बन सके, इसी उम्मीद को लेकर बड़े बड़े नेता लोग आज भी फाइट करते हैं। अपना अपना परसेप्शन है। तो नंबर 2 लिखिएगा, एग्रीकल्चरल प्राइसेस बिगिन टू फॉल। एग्रीकल्चरल प्राइसेस बिगिन टू फॉल। नया पॉइंट नंबर 3 जो हमको, मतलब ये सब तो बस एक भूमिका बना रहे हैं, ठीक। एक और पॉइंट, 2 पॉइंट होने के बाद जो अभी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, आपको थोड़ा जानना पड़ेगा। समझो क्या, पूरे वर्ल्ड में जब गांधी जी ने एक बड़ा सा मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, चौरी चौरा कांड हो गया, जालियांवाला बाग कांड हो गया, तो पूरे वर्ल्ड में अब ये बातें होने लगी कि इंडिया में कुछ हो रहा है बहुत खतरनाक सा। एक गांधी नाम का भी आदमी है जो इनिशियली इंटरनेशनल फेम लेके बैठा हुआ है, उसको अंग्रेज सब तकलीफ दे रहा है, जेल में भर दिया है सब। गांधी जी को अहिंसा वाला, जो एक गाल पे थप्पड़ मारो तो दूसरा गाल सामने करने वाले इंसान को कोई जेल में रख दे, तो जो रखा होगा जेल में ना, तो उसका क्रेडिट बहुत ख़राब होगा मार्केट में। इंटरनेशनल मार्केट में बहुत बातें होने लगी। लोग जहाँ पे देश कंट्री वगैरह के लोग मिलते थे तो बातें होती थी, लोग अंग्रेज को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को ख़राब मानने लगे। ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी ये बात फील हो रहा था कि ऐसे तो पूरा इज्जत प्रतिष्ठा का नाश हो जाएगा पूरे वर्ल्ड में। तो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस बात को लीपापोती करने के लिए, ठीक ठाक करने के लिए पूरे वर्ल्ड में अनाउंस कर दिया कि हम ऐसा कोई जाति नहीं कर रहे हैं इंडिया में। जो भी आपको खबर मिल रहा है, उस समय तो व्हाट्सएप भी नहीं था, फिर भी खबर मिल रही थी लोगों को कि गांधी जी पर जुल्म हो रहा है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना फेथ रखा, कहा कि देखिए भाई, हम लोग कोई जुल्म नहीं कर रहे हैं, हम अभी चेक करवा लेते हैं। हम एक टीम बनाते हैं, वो टीम जाएगा इंडिया और सर्च करेगा, रिपोर्ट तैयार करेगा कि वहाँ की स्थिति के बारे में। अगर रिपोर्ट में आता है कि हम लोग सही में वहाँ पे काफ़ी जुल्म कर रहे हैं, तो हम लोग कंट्री को छोड़ देंगे, रह लो अपने से। इंटरनेशनली नाम नहीं खराब होना चाहिए। काफ़ी अच्छा प्रपोजल, कोई भी लोग सुनेगा तो हाँ अच्छी बात है, बिल्कुल आप चेक कराओ तो वहाँ पे कुछ हो रहा है, ठीक। आप कह भी रहे हैं कि अभी हम चेक करवा देते हैं आपको, आप देख लो, ठीक। तो उन लोगों ने एक साइमन कमीशन बनाया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने साइमन कमीशन, साइमन आदमी का नाम है, उस आदमी के अंडर में एक बनाएगा ना, लीडर बनाएगा ना, तो एक मिस्टर साइमन के अंडर में एक कमेटी का गठन किया गया। और ख़ास बात ये रहा, जो हमारे देश के लीडर्स को अच्छा नहीं लगा क्या, कि उस कमेटी में एक भी इंडियन नहीं था, सब के सब ब्रिटिश थे, सब के सब अंग्रेज़ थे। ये बात जब सुना इंडिया ने पहले सुना कि ब्रिटिश गवर्नमेंट एक कमेटी बनाने वाला है जो हम लोग के हाल चाल पूछ के लेके जाएगा। अगर हाल चाल हम लोग का ख़राब निकल के आया तो हमारा ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे कंट्री को छोड़ देगा, आज़ाद कर देगा। लोग काफ़ी एक्साइटेड थे। लेकिन जब कमीशन का जब वो कमेटी का गठन किया गया तो पता चला कि उसमें तो सबका सब अंग्रेज हैं। मतलब हमारे भारत पर रिपोर्ट बनना है और एक सिंगल भारतीय नहीं है, तब तो साफ साफ समझ में आता है कि ये तो काफ़ी पार्शियल रिपोर्ट बनेगा, पहले से ही फेवर में बनेगा। चीटिंग हो गया ये तो भारी विरोध। तो साइमन कमीशन जब बन के आया इंडिया में, तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में जिस स्टेशन पे ट्रेन आया था साइमन का, गो बैक साइमन का नारा लगा। लाला लाजपत राय उस
घटना में, विरोध की घटना में, जिस दिन वो आने वाले थे और ये सब नारा लगाया गया, पूरा स्टेशन घेर लिया गया, सभी लोग खड़े होकर गांधीवादी तरीके से गो बैक साइमन का नारा लगाया गया, उसमें लाठी चार्ज भी हुआ, लाला लाजपत राय को भी लाठी लगी और वो मर भी गए। एक ये भी इतिहास है, ठीक, एक ये भी इतिहास रहा अपना। तो एक साइमन कमीशन के बारे में क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो हमने इर्द गिर्द वाली बातें कर दी, हम लिखवा भी देते हैं। यहीं पर हम एक किताब से अलग हटते हुए बात करें कि जब लाला लाजपत राय जब विरोध करने पहुंचे थे तो उस समय सुभाष चंद्र बोस, सॉरी भगत सिंह थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, भगत सिंह भी लाला लाजपत राय के साथ में थे। युवा, उनको भी कुछ कर गुजरने की इच्छा थी, उनके साथ थे। अपने नेता भगत सिंह ने देखा अपने नेता को मरते हुए, तो उनका जो परसेप्शन था वो बदल गया कि ये रिक्वेस्ट करके देने वाला नहीं है, सब इनके लिए तो कुछ करना पड़ेगा, ये अंधे हैं, ये बहरे हैं, इनको हम चिल्ला चिल्ला के गला फट गया कि गो बैक साइमन, देश को आज़ाद करो, तुम लोग जुल्म करना बंद करो। ना वो सुन रहे हैं ना देख रहे हैं। तो भगत सिंह का अपना परसेप्शन बन पड़ा कि ऐसे रिक्वेस्ट करने पे ये नहीं मानेंगे, इनको, ये बहरों की सरकार है, इनको सुनने के लिए, इनको सुनाने के लिए धमाके की ज़रूरत है। सबको इतिहास जानता है, फिल्मों में कई बार दिखाया गया है, भगत सिंह ने बम बनाया, बम बना के पार्लियामेंट में विस्फोट किया, ऐसा विस्फोट किया कि किसी को हताहत नहीं हो, किसी को हार्म नहीं हो, और चाहते तो भाग जाते तो फिर वो नॉर्मल क्रांतिकारी में गिने जाते हैं। बहुत बड़ा कर्ज दिखाया उन्होंने, वो भागे नहीं, वो वहीं रुक गए, उनकी गिरफ्तारी हुई, वो वहाँ पहुँचे, उनके पीछे अपना लॉजिक था। पढ़े लिखे थे भगत सिंह, उनका लॉजिक था कि जब हमारा ट्रायल होगा, जब हमारे केस का सुनवाई होगा तो हम बहुत सारा बात करेंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट से सवाल पूछेंगे और वो सब बातें पूरे भारत में जाएंगी, तो कई सारे लोग हमारी बातों से प्रेरित होंगे। उनका अपना लॉजिक। पकड़ाए भी, पहुँचे भी, इंकलाब जिंदाबाद का नारा भी उन्होंने दिया। इंकलाब जिंदाबाद तो आज भी हम लोग बोलते हैं। मन में कई बार सवाल उठता होगा कि सर उस समय तो अंग्रेज था तब, इंकलाब जिंदाबाद, आज भी इंकलाब जिंदाबाद। तो कई बहुत विस्तृत मीनिंग है इंकलाब जिंदाबाद का। शायद जहाँ तक हम समझ पाते हैं कि इंकलाब जिंदाबाद का मीनिंग ये होता है कि जो भी एक विधि व्यवस्था है जो हमारे लिए बनी है, उस समय अंग्रेज़ों ने विधि व्यवस्था बना के रखी हुई थी, और आज हमारे अपने लोगों का सरकार है जो विधि व्यवस्था बना के रखा है। अगर वह विधि व्यवस्था हमारे काम का नहीं है, हमारी हकों को ठीक से नहीं रख पाता है, हमें एक्सप्लॉयट करता है, तो हम खिलाफ हैं उस विधि व्यवस्था का। तो हमें बोलना पड़ता है इंकलाब जिंदाबाद। करंट के विधि व्यवस्था के खिलाफ हमारा मोर्चा है, इसी को इंकलाब जिंदाबाद कहते हैं। यही इंकलाब है जिसे हमको जिंदा रखना है, जिंदाबाद कहा जाता है। थोड़ा बहुत जहाँ तक हम बता सके आपको, अदरवाइज काफ़ी विस्तृत इन्फॉर्मेशंस होता है। तो भगत सिंह का भी एक पैरेलल हिस्ट्री चलता है, उसको किताबों में नहीं लिखा जाता है, थोड़ा वायलेंट हो जाता है। बहुत सारी बातें हैं, फिल्में बनी हुई हैं बहुत सारी, उसके थ्रू भी आप जान सकते हैं जो भी है। तो उधर हम नहीं पढ़ेंगे, हम लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे। तो दो तीन पॉइंट तो बोल ही चुके हैं। एक तो बोल दिए कि इकोनॉमिकल डिप्रेशन चल रहा था, और दूसरा एग्रीकल्चरल प्राइस फॉल कर रहे थे, और तीसरा साइमन कमीशन। लिखिएगा नंबर 3, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन डैश, चाहे ब्रैकेट में लिखिए, नवंबर 1927, नवंबर 1927, 1927 में इसका गठन हो गया था इंग्लैंड में ही, ब्रैकेट बंद, डैश देख लिखिएगा। ए 7 मतलब 7 इंग्लिश member committee was organized to make a report on nationalist movement, under in command of Sir John Simon, फुल स्टॉप।
when Simon Committee came to India, ब्रैकेट में 3 फरवरी 1928, 3 फरवरी 1928 को ट्रेन से पहुंचे थे, ब्रैकेट बंद, कॉमा, they face strong protest under Lala Lajpat Rai, आगे ब्रैकेट में लिखिएगा डाइड, मर गए थे, ब्रैकेट बंद। ये तीसरा पॉइंट हो गया 10 सालों के अंदर होने वाले मूवमेंट में, ये भी एक मूवमेंट था। चौथा पॉइंट में अब एक और बहुत सारे लीडर इस समय इमर्ज कर रहे थे। सुभाष चंद्र बोस भी आ रहे थे, जवाहरलाल नेहरू भी आ रहे थे, ठीक, कई तरह के लोग इमर्ज कर रहे थे। तो कांग्रेस पार्टी भी इस समय काफ़ी स्ट्रांग मूवमेंट में आ गया था, काफ़ी यूथ लीडर थे, वो इसे कैरी ऑन कर रहे थे। तो जवाहरलाल नेहरू के कंसर्न में कमेटी वगैरह सब बना लिया गया, अंग्रेज़ों को अल्टीमेटम तक दे दिया गया कि भाई समझ लो अब हम लोग आज़ाद होने वाले हैं, तुम लोग देश को छोड़ो। 26 जनवरी 1930 में ही अल्टीमेटम दे दिया गया अंग्रेज़ों को कि भाई 26 जनवरी को हम लोग झंडा फहराने वाले हैं, अब हमारा देश आज़ाद होने वाला है। इसके लिए बहुत सारी बातें हुई होंगी, कर दिया गया था। 26 जनवरी का इंतज़ार लोग कर रहे थे कि 1930 आएगा, 26 जनवरी को हम लोग आज़ाद हो जाएंगे। 26 जनवरी आ गया, 1930 भी आ गया, आज़ादी नहीं मिला। ये तो हम लोग जानते हैं, हम लोग को कोई एक्साइटमेंट नहीं है, हम लोग को पता है 1947 घसकेगा नहीं। उधर के लोग काफ़ी एक्साइटेड थे। तो कंप्लीट स्वराज का भी एक बात उठा, 10 साल में फिर जोड़ मारा, अलग अलग लीडर भी इसमें इन्वॉल्व हुए। तो इसको भी लिख लेते हैं, नंबर 4, चौथा पॉइंट, डिमांड फॉर कंप्लीट स्वराज। डिमांड फॉर कंप्लीट स्वराज डैश अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू, अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू, formalized the demand of Purna Swaraj and declared that they are going to celebrate Independence Day on 26th January 1930। ये सभी पॉइंट इसलिए लिखे जा रहे हैं आपको कि आप जब कभी लिखेंगे तो आपके पास कंटेंट की कमी नहीं होनी चाहिए। बात समझ चुके हैं, 2-3 पॉइंट तो हम पुट ऑन कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट, 5वां पॉइंट, सब बात एक तरफ, गांधी जी का भी तो बात आएगा। गांधी जी भी 10 सालों में काफ़ी तैयार हो चुके थे, बहुत सारा मूवमेंट कर चुके थे, छोटे छोटे सब फॉर्मलाइज कर गए थे, कई लोग भी इसमें मिल चुके थे। तो गांधी जी ने एक बार फिर एक लिस्ट बनाया, बड़ा सा लिस्ट डिमांड का, हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। पुराना स्ट्रैटेजी, सब तो मिलेगा नहीं, लेकिन छोटे छोटे बातों को मनवाया जा सकता है, बड़ा सा बात दिखाकर, डरवाकर। भले वो मत देना, लेकिन उसके चक्कर में सब दे दोगे ना, ठीक। तो एक बड़ा सा लिस्ट बनाया गया डिमांड का, और गांधी जी, इरविन थे उस समय शायद, हाँ इरविन थे, लॉर्ड इरविन, उनके पास गए गांधी जी लिस्ट लेकर कि मिलना है हमको और उनको देना है अपना लिस्ट डिमांड का कि ये सब आप हमारा पूरा कर दीजिए। इरविन जानता था कि गांधी आया है, वापस कर दो, नहीं मिलेंगे उससे हम। जानता था कि गांधी जी आएंगे तो यही सब न बात करेंगे कि छोड़ के जाओ सब, ना हम छोड़ के जाने वाले हैं नहीं, ठीक। तो गांधी जी गए मिलने के लिए, इरविन ने गांधी से मिलने तक को मना कर दिया कि नहीं मिलेंगे, जाओ। गांधी जी बोले ठीक है, करारा जवाब दिया जाएगा इसका, मिलने से मना किए थे, तुम खुद आके हमसे मिलोगे। कॉन्फिडेंस गांधी जी का। तो गांधी जी नए कंसेप्ट के साथ एक नया मुद्दा लॉन्च करने वाले हैं, बहुत सारा डिमांड लेते हुए, ठीक। तो हम ये भी बात पहले लिख दें कि गांधी जी ने ट्राई किया था कि पहले शांति से बातचीत सुन लो, ये सब बात मेरा मान लो, तो हम लोग कुछ करेंगे नहीं मानोगे तो अब आंदोलन होगा, बड़ा सा आंदोलन होगा। ऑलरेडी ये कंसेप्ट मेरे पास है, नॉन कोऑपरेशन का,
हम एक नया चीज़ लेके आएंगे, दोनों जोड़ के चलाएंगे और एक्सेलरेट करेंगे नेशनलिज्म को। तो नंबर 5 लास्ट पॉइंट लिखिएगा, 10 सालों में हौच पौच जो हो रहा है उसको समराइज करने का पूरा प्रयास लिखिएगा। नंबर 5, डिमांड ऑफ गांधी जी। डिमांड ऑफ गांधी जी was not accepted by Lord Irwin, full stop. He did not even met to गांधी जी। उतना बड़ा बात नहीं था लिखवाने के लिए, लेकिन लिखवाया इसलिए कि थोड़ा सा रहेगा ना वजन, कि तुम हमसे मिलने को मना किए थे, आगे ऐसा सिचुएशन बनाएंगे कि तुम मेरे घर पे आके मिल के जाओगे। कॉन्फिडेंस था गांधी जी का। डन, 5 पॉइंट्स हो गए। ठीक, अब हमारा गांधी अब एक नया कंसेप्ट के साथ आ रहा है। उस कंसेप्ट का नाम पहले बताते हैं, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी का एक बेसिक सा थॉट, एक अनदर बेसिक सा थॉट। जेल में गए होंगे, खलियर बैठे होंगे, दिमाग में सोचे होंगे कि एक तो सोच चुके थे कि चंद मुट्ठी भर अंग्रेज किस प्रकार से हम लोगों पे राज कर रहे हैं, तो हमारे ही सहयोग से अपना सहयोग बंद करो, नो प्रॉब्लम। ठीक, अब बात करते हैं क्या कि एक कंट्री गवर्नमेंट कैसे चलाता है। अपना अभी इंडिया कंट्री है, एक गवर्नमेंट का रूल कैसे मानते हैं। तब जब गवर्नमेंट ने बनाया है बहुत सारा रूल और उस रूल को हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक, जब तक रूल फॉलो हो रहे हैं, कंट्री के ऊपर गवर्नमेंट का राज है। गवर्नमेंट ने बनाया, हेलमेट लगा के चलना है, हम हेलमेट लगा के चलते हैं, नहीं चलेंगे तो रूल तोड़ रहे हैं, यानी सरकार को हम अनदेखा कर रहे हैं, सरकार तोड़ रहे हैं। तो एक छोटा सा कंसेप्ट आया गांधी जी के मन में कि अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट का सारा लॉ को हम तोड़ दें, जब हम कोई लॉ मानेंगे ही नहीं तो वो किस प्रकार हम पे रन करेगा हमारे ऊपर गवर्नमेंट। ठीक, कि जो भी आप कहते हैं कि ऐसा करो, हम कहेंगे नहीं करेंगे। गार्जियन का भी तो आपके ऊपर अधिकार कब तक आता है, जब तक गार्जियन कह रहा है आपको, जब तक आप छोटे हैं, गार्जियन कहता है कि बाबू ये कर दो, वो कर दो, थोड़ा डांट के भी कह देता है और आप कर लेते हैं, तब तक आपके ऊपर गार्जियन का अधिकार है। लेकिन जैसे ही आप बड़े होते हैं तो गार्जियन के द्वारा कहा हुआ हर एक बात आपको चुभने लगता है। अब गार्जियन कहता है कि ये करो, आप कहते हैं नहीं करेंगे, तो शायद आपने उसका राज तोड़ दिया। अब आप बड़े हो गए, आप अपना राज चलाना चाहते हैं, अब आप गार्जियन का राज आप तोड़ रहे हैं। सेम थॉट गांधी जी के मन में आया कि क्यों नहीं हम गवर्नमेंट के सारे रूल को ही तोड़ दें, वो जो भी ऑर्डर देंगे हम नहीं करेंगे, और प्रेम से कहेंगे नहीं करेंगे, झंझला कर चिल्ला के नहीं कहेंगे। ठीक, तो उसीलिए नाम दिया गया सविनय। सविनय मतलब प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक। अवज्ञा, आज्ञा ऑर्डर हुआ और डिसऑर्डर हो गया। डिसओबे, ओबे मतलब आज्ञाकारी, डिसओबे मतलब हो गया नहीं करेंगे, आज्ञा आपका नहीं मानेंगे। तो गांधी जी ने नया कंसेप्ट लॉन्च किया कि जो जहाँ है, जो भी नियम है, सब नियम को तोड़ दो तो इनका राज खत्म माना जाएगा, और साथ साथ में और सहयोग भी चलेगा तो और ख़त्म हो जाएगा, तो इनको मजबूरी में हटना पड़ेगा। ठीक, तो बड़ा आसान सा एक वर्ड बन गया, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। अब ये हमारा चैप्टर का लास्ट कंसेप्ट है। ठीक, रॉल्ट एक्ट इंट्रोडक्शंस में नॉन कॉपरेशंस हो चुका, सिविल डिसओबीडियंस अब आया। तो पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, जो 5 पॉइंट लिख चुके हैं, पैराग्राफ चेंज लिखिएगा। देन गांधी जी स्टार्टेड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इन 1930, 1930। फुल स्टॉप। फिर फ्रेश हेडिंग दिखा रहेगा, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ब्रैकेट में लिखेंगे उसके आगे सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसी के बारे में अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक, इसी एक वीडियो में पूरा इसको लपेटने की कोशिश की जाएगी। अभी तो छोटा सा बना है वीडियो आपको। ठीक, एक दिन बड़ा एक दिन छोटा करके चलेगा बहुत आराम से। ठीक,
फिर भी कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, आप वीडियो देखिए, साथ साथ में NCERT के किताब को पढ़िए, एकदम आपको आइडिया लग जाएगा कि हम किताब में कहाँ तक चल चुके हैं। आप किताब में हर बातों को पढ़ लीजिए, हम किताब के हर एक लाइन को पढ़ के नहीं बता सकते हैं। हिस्ट्री है, हिस्ट्री में हर पॉइंट को हम आपको डील कर जाएं, ऐसा नहीं होता है, ठीक। तो हिस्ट्री के पैराग्राफ का एक छोटा सा मीनिंग आएगा, उस छोटे से मीनिंग को आप जान जाएं, वही आपके लिए सबसे बेहतरीन बात होगा। पूरा चैप्टर 10 पेज का होगा, आप उसे 2 पेज में समराइज कर जाएं, तो आपका हिस्ट्री आपके पास रहेगा और आपको डराएगा भी नहीं। आने वाले एग्ज़ाम में जब भी सामने आएगा, बड़े आराम से क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा। छोटे छोटे सवाल का आंसर टू दी पॉइंट आपको हम लिखवा ही चुके हैं, और थोड़े बड़े बड़े सवाल आएंगे तो आप अपने थॉटफुल माइंड से कीवर्ड को पकड़कर अच्छे से लिख सकते हैं। समझ रहे हैं बात? आसान बात। तो हम अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिविल डिसओबीडियंस की बात करेंगे। बिल्कुल घबराइएगा मत कि सर नंबर ऑफ वीडियो काफ़ी इंक्रीज हो रहा है, ना, हम हर वीडियो के स्टार्टिंग में तो बता ही रहे हैं। अभी तक आपने देखा 5 से 10 मिनट में ही 4 वीडियो को आप देख चुके थे एक साथ, एक और ऐड हो गया, 5 मिनट का कंटेंट और बढ़ गया, ठीक है, बहुत है। बिल्कुल लगातार सुबह 5 बजे हम और आप मिल रहे हैं। रोज़ सुबह सुबह हमारा दर्शन कीजिए, शायद कहीं फ़ायदा हो जाए आपको। होता है, काफ़ी सारे पुराने बच्चे तो कहते हैं दर्शन मात्र से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। लीजिए ज्ञान और निखर के आइए सामने, ठीक। मज़ा आना चाहिए आपको भी, मज़ा तो हमको आने लगा है, हमको तो अच्छा लग रहा है, तो इसलिए हम फटाफट खटाखट स्टेप टू स्टेप आपको देते चले जा रहे हैं, डे बाय डे। काफ़ी है, मिलते हैं अगले अपलोड में। NCERT को पूरा थॉरली आप पढ़ जाइए। अब तो हम लास्ट में पहुंच चुके हैं। अब आप जब हमारा नया वीडियो देखने के लिए बैठेंगे तो पूरा का पूरा NCERT एक बार रीडिंग मार जाओ। जिस दिन हमने चैप्टर कंप्लीट किया, हमारे अनुसार अगर चल रहे हो तो दोबारा जीवन में कभी भी आपको इस चैप्टर को दोबारा नहीं पढ़ना होगा। सिर्फ आप मेरा नोट्स पढ़ेंगे और कहानी तो अपने आप मन में जाएगा, उतना हम लोग कर रहे हैं, ठीक। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।